तो फिजिक्स का आज पहला टॉपिक मोशन, गति। तो मोशन को समझने से पहले हम ये समझ लें आपके कि रेस्ट किसे कहते हैं। रेस्ट, विराम। तो मोशन तब समझ में आएगा जब पहले हमें क्या पता हो कि रेस्ट क्या होता है, विराम किसे कहते हैं। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? नो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो वस्तु किस में कही जाएगी? रेस्ट में। ठीक है, जैसे कि अब मान लिया कि हम 1 मिनट तक किसी पोजीशन पर खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये रेस्ट हुआ। अब अगले 1 मिनट में हम यहाँ की जगह वहाँ पहुँच जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पोजीशन में चेंज हुआ है। तो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया? मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कुछ बेसिक।
तो मोशन तो मोशन से पहले सबसे पहले हम रेस्ट यानी विराम समझे। तो विराम हम कहते कैसे हैं, जब किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो ये स्थिति क्या होती है, रेस्ट। ठीक है, और जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो ये स्थिति मोशन। ठीक है, अब अगर किसी वस्तु की स्थिति में आपके समय के साथ परिवर्तन हुआ है तो उसने कोई ना कोई तो लेंथ कवर की होगी। ठीक, यानी कि कोई ना कोई लंबाई तो वो चली होगी। ठीक, तो अब अगला कंसेप्ट आपके आता है डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी आपके क्या होता है, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ। ठीक, अगर स्थिति बदली है, मान लिया कि इस स्थिति से अगर हम इस स्थिति में आए हैं तो कोई ना कोई तो आपके लेंथ कवर हुई है। ठीक, तो आपके यही जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना एक अगला कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं हम, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, अब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से अब आपके तात्पर्य क्या है, ये पहली कंडीशन है, कोई बिंदु ए से लेके सी तक आपके जाता है। ठीक, तो कोई बिंदु ए से सी तक जाता है तो अगर इस स्थिति में हम सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करें तो ए से बी तक 3 मीटर और बी से सी तक 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसमें, 7 मीटर। ये पहली कंडीशन हुई। अब इसी स्थिति में अगर हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर दें तो हाँ क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए और सी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे, कितनी आएगी, 5। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो गया, 5 मीटर। अब ठीक, मान लिया कि कोई बिंदु किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है। ठीक, और इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति अगर आपकी एक हो जाए तो ऐसी स्थिति में डिस्टेंस क्या होगा, इस वृत्त की परिधि 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दोनों बिंदु एक हो गए, 0। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस समझ में आया। डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ और डिस्प्लेसमेंट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट समझना,
तो नेक्स्ट याद रखना, स्पीड चाल किसे कहते हैं? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक, चली गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा गया समय, ये कहलाता है स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय, ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अर्थ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर, ठीक। मान लिया कि स्मॉल ए ये एक्सेलरेशन है, यू कोई इनिशियल वेलोसिटी, वी कोई फाइनल वेलोसिटी और टी आपके इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में, सॉरी हाँ, इनिशियल से फाइनल में पहुंचने लगने वाला समय। तो आपके एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। यह हुआ आपके। तो मान लिया आपके कि कोई वस्तु है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है आपके 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है आपके 6 मीटर पर सेकेंड, और ये वस्तु आपके, ठीक, क्या है, 2 मीटर से 6 मीटर अगले 1 सेकेंड में पहुंच जाती है। तो आपके एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक, 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आपकी एक्सेलरेशन से ये मूव कर रही है, ठीक। अब यहाँ एक कंसेप्ट याद रखना, ये है पॉइंट ए बी सी डी, ठीक। कोई वस्तु आपके ए से बी तक जाती है 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, बी से सी तक 2 मीटर पर सेकेंड और सी से डी तक 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ इस कंसेप्ट में याद रखना, जब ए से डी की तरफ आपके ये जा रही है तो ये एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? वेलोसिटी आपकी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज, तो इसका मतलब आपके ये हुआ, ये कंसेप्ट हुआ एक्सेलरेशन, ठीक। अब यहां से अगर हम इसे रिवर्स कर दें तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीज, ये घट रही है, ठीक। तो ये कंसेप्ट आपके क्या कहलाता है? रिटार्डेशन, ठीक। तो फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटर, गाड़ी में जब आप एक्सीलेटर देते हो तो क्या होता है? एक्सीलेटर का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक। तो ये कंसेप्ट एक्सेलरेशन हुआ। और जब गाड़ी में आप ब्रेक लगाते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज, तो ये कंसेप्ट रिटार्डेशन हुआ। तो एक्सेलरेशन भी 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो नेगेटिव आपके एक्सेलरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, ठीक है। अब यहाँ एक कंसेप्ट और याद रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है आपके ग्राफ। ग्राफ किस किस का हो सकता है? आपके स्पीड हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, ठीक। और ये ग्राफ हमेशा होता है किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां केवल 2 कंडीशन याद रखना कि ग्राफ हमेशा 2 बनते हैं आपके। 2 कौन से? एक ग्राफ तो आपके पूछा जाता है यूनिफॉर्म, एक समान, और एक ग्राफ हमेशा पूछा जाता है नॉन यूनिफॉर्म। और पूछा केवल आपके इसमें यह जाएगा कि स्पीड और टाइम का यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक। एक ग्राफ कोई दिया होगा, वहां चित्र दिया होगा और उस चित्र में आपके पूछा जाएगा। यूनिफॉर्म ग्राफ जब भी दिया होगा तो ये याद रखना, ये हमेशा होता है एक स्ट्रेट लाइन। इधर नीचे आपके ले लिया आपने क्या? टाइम। इधर आपके जो भी ग्राफ पूछा जाए, ये स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है और एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हमेशा क्या होता है? एक कर्व होता है, ठीक। इधर आपके टाइम, स्पीड, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, बस ये 2 ही पॉइंट याद रखना, इसके अलावा और कोई ग्राफ नहीं आता। अगर ग्राफ से क्वेश्चन आएगा तो सिंपल इतना ही पूछा जाएगा, ठीक, कि ग्राफ ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। वर्ड कुछ भी हो सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हमेशा एक कर्व होगा। किसमें? नहीं, रिटार्डेशन, ये ग्राफ उल्टा कर दो, यहां से जाएगा, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। हाँ, बढ़ते जाएगा मतलब जैसे कि आपके हर सेकंड में 1 मीटर 2 मीटर आपके ये बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म हो गया, एक सर्टेन फिक्स वैल्यू, ठीक। पहले आपके सेकंड में बढ़ा 2 मीटर, दूसरे में बढ़ गया 8 सेंटीमीटर 8 मीटर, तीसरे में बढ़ गया 16, तो वो ग्राफ उधर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, रेगुलर टाइम पीरियड पर रेगुलर आपके क्या हो?
क्वांटिटी आपके बढ़े तो यूनिफॉर्म, और रेगुलर टाइम में आपके इरेगुलर क्वांटिटी बढ़ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म। सर एक्सीलरेशन और टाइम वाला तो जर्किंग होना चाहिए ना सर, जिगजैग मोशन। एक्सीलरेशन स्पीड वेलोसिटी का तो सर होगा ऐसे, जिगजैग आपके होगा, लेकिन ये ध्यान रखना जिगजैग ग्राफ वहाँ पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम के अंदर आपके केवल 2 ही ग्राफ पूछे जाएंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप लोग न्यूटन तो हो नहीं, यही बता दो, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक, वो इतनी उम्मीद करके चलते हैं। ठीक है, वो पूछा जाता है जिगजैग IIT के एग्जाम में। ठीक, क्योंकि अभी ग्राफ इनमें भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, ग्राफ अभी हमने जो लिया है, हमने यहाँ ये लिया है कि इनिशियल स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0। इनिशियल अगर इन्होंने दे दिया कि ये उठता ही 2 मीटर से है, तो ये ग्राफ नीचे की जगह ऊपर पहुंच जाएगा। तो ग्राफ कई भी बन सकते हैं, लेकिन पूछते कभी नहीं है। ठीक है, पूछते कहाँ है, केवल IIT तक के एग्जाम में, उससे ऊपर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल 9th क्लास पे आ जाता है फिर। ठीक, 10th से ज़्यादा तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते, न्यूमेरिकल्स आपके आते नहीं। कुछ नहीं बिटा रहे इसे। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी रहती है 1 या 2 क्वेश्चन, और ये 1 या 2 क्वेश्चन जितना बता रहे हैं उतने से बन जाएंगे। अब नेक्स्ट इन तीनों इक्वेशन को आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन ड्राइव करने की जरूरत है नहीं है, तीनों ड्राइव हो सकती हैं आपके। तो यहाँ आपके सीधा पूछा जाएगा गैलीलियो के गति के नियम या गति के समीकरण। ठीक, तो आपके गैलीलियो ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी आपके u इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक, ये u क्या हो गई इसकी प्रारंभिक आपके वेग, v फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन और s डिस्प्लेसमेंट। तो गैलीलियो की गति का पहला समीकरण या नियम क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब ड्राइव करने के लिए इसमें करना कुछ नहीं है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, उसी को अपन कर दो, यही आएगा आपके निकल के। ठीक है,
दूसरा आपके सेकंड आपके समीकरण क्या कहता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो यहां आपके न्यूमेरिकल कभी कभी बन सकता है, बन क्या सकता है, इनमें से मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी, एसेलरेशन और टाइम दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी। अगर आपके इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एसेलरेशन ये दिया है, तो ये क्या निकाल सकते हो, टोटल कवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और आपके अगर इनिशियल वेलोसिटी, एसेलरेशन और आपके क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, तो आप बना सकते हो फाइनल वेलोसिटी। ठीक, प्लस 2as आएगा। हाँ ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन है आपकी गैलीलियो की गति की। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट याद रखना, एक क्वेश्चन आपके आता है मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ये किसे कहते हैं, पत्थर तो फेंका ही होगा कभी, बस वही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन ए पैराबोलिक पाथ, यानी परवलयाकार मार्ग पर जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आपके एक ही आता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि किसी ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे हमें फेंकना चाहिए जिससे वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, या फिर किस एंगल पे फेंकना चाहिए जिससे वो मैक्सिमम हाइट कवर करे, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, तो प्रक्षेप गति का आपके अर्थ क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की एक पैराबोलिक पाथ पर गति, ठीक, जैसे कि आपके पत्थर का फेंकना, मिसाइल का फेंकना, ये सब किसकी गति हो गई? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेंज या परास, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और यहाँ से हमने पत्थर फेंका आपके, ठीक, और यहाँ पत्थर कितनी देर में गिरा जाके, तो ये क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, ठीक है। अब इन तीनों की आपकी ये इक्वेशन होती है, रेंज आपके हमेशा होता है इसका u² sin 2θ अपॉन जी। रेंज मतलब आपके तय की गई दूरी, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो दूरी तय की जा रही है। अगर यहाँ थीटा की जगह 45 डिग्री आ जाए तो ये कितना हो जाएगा? sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये साइन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके किसी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री आपके इस पे प्रोजेक्ट कर दें तो आपके इसकी जो रेंज होगी, मतलब तय की गई जो दूरी होगी, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके पूछते हैं। दूसरा आपके हाइट u² sin² θ अपॉन 2g। अगर यहाँ थीटा की जगह 90 आ जाए तो ये हाइट मैक्सिमम, यानी कि किसी बॉडी को अगर आपके 90 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक, 90 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करें तो इसके द्वारा तय की जाने वाली हाइट मैक्सिमम होगी। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब आपके कोई वस्तु यहाँ से चली है और प्रोजेक्टाइल मोशन में उसे दूसरे एंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसका फॉर्मूला होता है 2u sin θ अपॉन g, ठीक है। तो यहाँ केवल आपको याद रखना है ये, इससे अक्सर क्वेश्चन केवल रेंज से ही पूछा जाता है, ठीक, कि किस डिग्री पे आपके किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करें जिससे कि मैक्सिमम आपके रेंज को आपके कवर कर सके, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब मोशन के अंदर जो आपके अगले क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम से जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं किससे? एप्लीकेशन। इसमें अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कोई उदाहरण दे दिया और फिर पूछेंगे कि न्यूटन की किस गति का आपके उदाहरण है, ठीक। जैसे कि किसी पेड़ को आप हिलाओगे तो उससे फल या आपके जो फ्लावर होंगे वो नीचे गिरेंगे, तो ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वो है जब आपके टूटे और वो नीचे गिरे। टूट किस वजह से रहे हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया।
क्लियर नोट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3। ठीक, 3 नियम में से सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखा कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है आपके। लॉ ऑफ इनर्शिया आपके ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक, यानी कि रेस्ट की बॉडी मोशन में कब आएगी? जब उस पर बाहरी बल लगा दें, या मोशन की बॉडी आपके रेस्ट में कब आएगी? जब उस पर बाहरी बल लगा दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब कोई बाइक है, अगर वो बाइक बंद है तो बंद ही रहेगी। ठीक, जब तक आप उसका इंजन चालू नहीं करोगे, यानी उस पर मैकेनिकल फोर्स ने वर्क किया और वो बाइक रेस्ट से मोशन में आ गई एक्सेलरेटर के द्वारा। ठीक, और जब आप ब्रेक दबा के बाहरी बल लगाओगे तो मोशन से किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, न्यूटन के आपके गति के प्रथम नियम के आपके एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस आपके देखा तो यहाँ इन्हीं से क्वेश्चंस बनता है। ठीक, क्वेश्चन आपके केवल क्या बनेगा? या तो ये बनता है कि आपके न्यूटन के गति के फर्स्ट लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? तो कौन से नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा आपके क्वेश्चन देता है कि आपके कोई व्यक्ति आपके अचानक चलती हुई बस अचानक रुक जाए। ठीक, तो व्यक्ति आपके आगे की तरफ झुक जाता है या गिर जाता है, तो ये न्यूटन की किस गति का एग्जाम्पल है? फर्स्ट। ठीक है, तो अगर कोई आपके बस चल रही है, चलती चलती बस अगर अचानक रुक जाए तो आपके क्या होगा? बस के चलने के साथ आपकी बॉडी मोशन में आ गई, और बस आपके रुक गई लेकिन बॉडी मोशन में रहेगी तो आप आगे की तरफ झुकोगे। ठीक है, अब कोई आपके रेस्ट में रखी हुई बस अचानक से चल दे, तो बस रेस्ट में है तो आप भी रेस्ट में हो। आप तो रेस्ट में हो लेकिन बस अचानक से चल दी तो मोशन में आ गई तो आप पीछे गिर पड़ोगे। ठीक है, यह हुआ। किसी चलती बस से या ट्रेन से अगर आप उतर रहे और उतर के खड़े हो गए तो मुंह के बल नीचे गिरोगे। क्यों गिरोगे? क्योंकि बॉडी ट्रेन और बस के साथ आपकी मोशन में आ चुकी है। आप जब भी चलती हुई ट्रेन या बस से उतरो तो आपको थोड़ी देर तक पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? तो किसी भी पेड़ को अगर आप हिलाओगे, ठीक, तो पेड़ को हिलाने पर फ्लावर और फ्रूट का नीचे गिरना। ठीक है, तो पेड़ को हिलाने पर फ्लावर या फ्रूट का नीचे गिरने का मतलब आपकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए पेड़, नहीं तो बरगद को हिलाओ तो उस पर कुछ नहीं होगा। ठीक, कोई केले वेले का पपीता का पेड़ होगा, उसे हिलाओगे तो ही फ्लावर फ्रूट नीचे गिरेंगे। ठीक है, यानी कि आपके द्वारा लगाया गया फोर्स उस पेड़ को प्रभावित कर सके, क्योंकि पेड़ को आप हिलाओगे तो टहनियाँ और पेड़ ये किस पे आ जाएगा? मोशन में, और फ्लावर और फ्रूट अभी रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, किसी कंबल या किसी चद्दर को आपके झाड़ना या उसको किसी स्टिक से पीटना, तो इससे डस्ट के पार्टिकल बाहर निकलते हैं। ठीक, क्योंकि कंबल या आपके जो चद्दर होगा वो मोशन में आ गया और डस्ट के पार्टिकल रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी गिलास के ऊपर आप कोई प्लेइंग कार्ड रखो, प्लेइंग कार्ड के ऊपर कोई कॉइन रखा हो, अगर आप प्लेइंग कार्ड को पुश करोगे तो कॉइन कहाँ गिरेगा? गिलास के अंदर, क्योंकि प्लेइंग कार्ड तो आ गया मोशन में और कॉइन रहेगा रेस्ट में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना, अक्सर पूछ लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट
जब दिया रहता है तो पहचानने वाली कौन सी बात है? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन लेके आना। अगर उस पर लिखा है 4 और 6 तो आइए कैसे पहचान सकते हो आप इसमें 4 क्या है और 6 क्या है? कुछ तो दिया ही होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो 4 इनिशियल और 6 फाइनल, और कहीं रिटार्डेशन हुआ तो कैसे पहचानोगे? बिना दिए आप पहचान ही नहीं सकते। क्वेश्चन लेके आना फिर बताएंगे ऐसा क्वेश्चन हो कैसे सकता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपके क्या कहता है कि कोई m मास की कोई बॉडी है, मान लिया ये आपके एक मार्कर है, ये m मास की बॉडी हुई। अगर इस m मास की बॉडी के ऊपर अगर हम कोई F फोर्स लगाएं तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया? एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है? लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न होगा? जितनी तेजी से आप फोर्स लगाओगे। तो आपके अगर किसी m मास की बॉडी के ऊपर अगर हम F फोर्स इंपोज करें तो आपके इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन की जो मात्रा होगी वो लगाए गए फोर्स की मात्रा के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होगी। ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम एक्सेलरेशन होगा। ठीक, इसी को हम इक्वेशन में लिखते हैं तो F इक्वल टू ma। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखना, इसी को अब हम दूसरे शब्दों में लें तो दूसरे शब्दों में आपके क्या है इसका मतलब, अगर किसी m मास की बॉडी के ऊपर ठीक आपने F फोर्स लगाया तो वो वेलोसिटी में आ गई, यानी कि उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया? संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम हम कहते कैसे हैं? जब कोई आपके m मास की बॉडी किस में आ जाए? वेलोसिटी में आ जाए। तो मोमेंटम की जो ये डायरेक्शन होगी ये लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में होगी, और मोमेंटम की जो मात्रा होगी ये लगाए गए फोर्स की मात्रा के समानुपाती होगी। ठीक है, तो यहां आपके मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मतलब अगर किसी बॉडी पे हम आपके फोर्स लगा दें तो उसमें मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। मोमेंटम का मतलब किसी बॉडी का आपके किस में आना? वेलोसिटी में आना। ये हो गया। अब यहां नेक्स्ट एक पॉइंट और याद रखना, इंपल्स, आवेग। आवेग किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कोई फोर्स इंपोज किया जाए। ठीक है, अब यहां आपके सेकेंड लॉ या यहां इंपल्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जब भी हम क्रिकेट की बॉल को कैच करते हैं ठीक, तो हाथ को हमेशा कहां खींचते हैं? पीछे। क्यों खींचते हैं? क्योंकि बॉल के द्वारा हाथ पे जो आपके फोर्स लग रहा है वो शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है। तो ये कंसेप्ट हुआ इंपल्स, और हाथ को हम जो पीछे खींच रहे हैं उसके द्वारा हम इस टाइम इंटरवल को बढ़ा रहे हैं। अगर ये टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो लगने वाले फोर्स की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक, तो हाथ में जो चोट लगेगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, जब भी हम लंबी कूदे या ऊंची कूद कूदते हैं तो या तो मिट्टी के ऊपर कूदेंगे या रेत के ऊपर या गद्दे के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप जमीन पे उधर कूदोगे तो उधर मिट्टी, रेत या गद्दा होगा। ठीक, तो जमीन से टकराने का टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा तो आपको लगने वाली चोट कम हो जाएगी। ठीक, तो ये न्यूटन की सेकेंड आपके लॉ के याद रखना। ठीक है, तो ये था आपके न्यूटन की गति का दूसरा नियम।